जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो उन भक्तों के लिए जो भक्त इस साल 2 धाम की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं। 2 धाम मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ। बहुत से भक्त सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक साथ करते हैं। उनके मन में बहुत से सवाल आते हैं, कैसे एक साथ 2 धाम की यात्रा की जा सकती है, 2 धाम की यात्रा करने में कितना समय लगता है। जब आप एक साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो कहाँ कहाँ पर आपको नाइट स्टे करना पड़ता है। अगर आप बस से अपनी 2 धाम की यात्रा करते हैं तो कितना खर्च आएगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से यात्रा करते हैं तो कितना खर्च आएगा। घोड़े, पालकी, खच्चर के क्या रेट होते हैं। आपकी 2 धाम यात्रा पर टोटल खर्च कितना आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ जरूर लिखिएगा। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2 धाम यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार। सबसे पहले सभी भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं, हर की पौड़ी में गंगा स्नान करते हैं, फिर वहीं से अपनी 2 धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार आप बाई ट्रेन, बाई बस या फिर अपनी कार लेकर भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2 धाम की यात्रा में आपको कितना समय लगेगा। तो अगर आप एक साथ 2 धाम की यात्रा करते हैं तो इसमें आपको 5 से 6 दिन का समय लग जाता है। 5 से 6 दिन में आप बहुत आसानी से अपने 2 धाम की यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके थे। अब हरिद्वार से अपने 2 धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको हरिद्वार से जाना होता है सोनप्रयाग। जब हम 2 धाम की यात्रा एक साथ करते हैं, केदारनाथ, बद्रीधाम की यात्रा एक साथ करते हैं, तो सबसे पहले सभी भक्त जाते हैं केदारनाथ। केदारनाथ में दर्शन करने के बाद जाते हैं बद्री विशाल के दर्शन करने। बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद वापस आ जाते हैं हरिद्वार। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 230 किलोमीटर के आसपास की है। हरिद्वार से ही सुबह सुबह बहुत सारी बसें सोनप्रयाग के लिए चलती है, तो आप बाई बस हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अगर बस की टिकट की बात करें तो आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही बहुत सी ट्रेवल एजेंसियां बनी हुई, तो आप वहां से भी हरिद्वार से सोनप्रयाग की टिकट ले सकते हैं। और हरिद्वार बस स्टॉप पहुंचने के बाद भी आप हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस टिकट ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो बस में बैठने के बाद भी सीधे हरिद्वार से सोनप्रयाग की टिकट ले सकते हैं। अभी हम लोग हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए निकल चुके हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप सुबह सुबह 7 बजे के आसपास भी हरिद्वार सोनप्रयाग के लिए निकलते हैं तो शाम होते हुए 6 से 7 बजे के आसपास ही सोनप्रयाग पहुंचते हैं। और दोस्तों अगर आप बाई फ्लाइट अपनी 2 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा देहरादून। देहरादून में नजदीकी एयरपोर्ट बना हुआ है। देहरादून आप बाई फ्लाइट आ जाइए। फिर देहरादून से भी सुबह सुबह मॉर्निंग में 2 से 3 बसें सीधे सोनप्रयाग के लिए चलती हैं, तो आप बाई बस देहरादून से भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था है। सोनप्रयाग में बहुत से होटल और गेस्ट हाउस बने हुए हैं जिनमें आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए में रूम अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस समय अपनी 2 धाम की यात्रा कर रहे हैं। अगर आप पीक टाइम पे अपनी 2 धाम की यात्रा कर रहे हैं या फिर आप ऑफ सीजन में अपनी 2 धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 धाम यात्रा के लिए पीक सीजन कौन सा होता है और ऑफ सीजन कौन सा होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा सिर्फ 6 महीने ही चलती है। मई से स्टार्ट होती है और अक्टूबर लास्ट तक 2 धाम की यात्रा खत्म हो जाती है। तो जब मई जून में यात्रा शुरुआत होती है इस समय बहुत से भक्त 2 धाम की यात्रा पे पहुंचते हैं, इसलिए ये 2 धाम यात्रा का पीक समय होता है। और सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है इस समय कम भक्त 2 धाम की यात्रा पे पहुंचते हैं, इसलिए ये ऑफ सीजन होता है। जुलाई अगस्त में 2 धाम की यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं और बरसात बहुत ज्यादा हो जाती है, जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो जाता है, तो यात्रा में बहुत सी समस्याएं भी आ जाती है। कई जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से 2 दिन तक जाम भी लग जाता है, इसलिए जुलाई अगस्त में 2 धाम की यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आपको 2 धाम की यात्रा सितंबर अक्टूबर के महीने में करनी चाहिए, क्योंकि इस समय कम भक्त पहुंचते हैं यात्रा पे। इसलिए जो पीक सीजन का रूम का चार्ज होता है 2000 रुपए से लेकर 4000 रुपए के बीच में होता है, वही कमरा सितंबर अक्टूबर में अगर आप 2 धाम की यात्रा करते हैं तो 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए में अवेलेबल हो जाता है और आप भीड़ से भी बच जाते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके थे। सोनप्रयाग में आपको अपने बजट अनुसार रूम ले लेना है और रूम लेने के बाद आपको वहीं पे नाइट स्टे कर लेना है। अगर आप बहुत कम बजट में सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे डोरमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। 300 रुपए पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे डोरमेट्री की सुविधा मिल जाती है। तो दोस्तों आपको अपने बजट अनुसार रूम ले लेना है, नाइट स्टे करना। दूसरे दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है क्योंकि फिर आगे आपको जाना है सोनप्रयाग से गौरीकुंड। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की। अगर आप अपनी कार लेकर आते हैं 2 धाम यात्रा कर रहे हैं तो फिर आप सोनप्रयाग के आगे अपनी कार लेकर नहीं जा सकते। यहीं पे पार्किंग बनी हुई 50 से 100 रुपए के बीच आपसे चार्ज लिया जाता है, तो आप यहीं पार्किंग में अपनी कार पार्क कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के वहीं पर उन्हीं लोगों की सूमो सफारी टाइप टैक्सियां चलती हैं जिनसे आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जा सकते हैं, जिसमें आपको 30 रुपए का चार्ज भी देना पड़ता है। लेकिन अगर आप पीक सीजन में 2 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो सुबह सुबह आपको जल्दी उठकर ही लाइन में लग जाना है, क्योंकि जो वहाँ पे सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी चलती है उसके लिए बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ती है, जिसमें 1.5 से 2 घंटे का समय भी लग जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। गौरीकुंड से ही केदारनाथ यात्रा की पैदल शुरुआत होती। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर के आसपास की है। और दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से ही केदारनाथ मंदिर के लिए घोड़े,
खच्चर पालकी की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। अगर आप घोड़ा खच्चर करके जाते हैं तो इसके लिए आपको 2500 रुपए देना पड़ता है। अगर आप पालकी करके जाते हैं तो इसके लिए आपको 7000 रुपए से लेके 8000 रुपए के आसपास चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हम लोग अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब आप पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं तो रास्ते भर आपको प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते रहते हैं। जगह जगह आपको झरने भी देखने मिलते रहते हैं जिनका पानी पीने योग्य होता है। और रास्ते भर आपको कई जगह खाने पीने के लिए छोटे छोटे होटल देखने को मिल जाएंगे जिनमें आप मैगी, आलू का पराठा, बिस्किट, नमकीन खा सकते हैं। बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको रास्ते में देखने को नहीं मिलेंगे, बस कहीं कहीं पे आपको छोटे मोटे होटल देखने को मिल जाते हैं। अगर फोन के नेटवर्क की बात करें तो ट्रैकिंग करते समय कहीं कहीं पे आपको नेटवर्क मिलता है और कहीं कहीं पे नेटवर्क पूरी तरीके से गायब हो जाता है। जब आप मंदिर के पास पहुंचते तो मंदिर के पास आपको पूरा नेटवर्क मिल जाता है। तो दोस्तों सुबह सुबह जब आप पैदल ट्रैकिंग की शुरुआत करते हैं तो शाम तक पहुंच जाते हैं बेस कैंप। बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है और बेस कैंप वही जगह है जहाँ पे केदारनाथ पे जाने वाले सभी भक्तों के लिए रुकने का इंतजाम किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों बेस कैंप में बहुत से टेंट लगे होते हैं जिनमें आपको 400 रुपए से लेके 500 रुपए के हिसाब से पर पर्सन के हिसाब से डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। मतलब टेंट में 10 से 12 गद्दे पड़े होते हैं और पर गद्दे का चार्ज आपको 400 रुपए से लेके 500 रुपए देना पड़ता है। इसके अलावा बेस कैंप में ही GMVN मतलब गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से भी रुकने की व्यवस्था कराई जाती है। यहाँ पर GMVN की डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध होती है और बहुत से हट्स भी बने होते हैं। इनका चार्ज अलग अलग होता है। अगर आप डोरमेट्री में रुकते हैं GMVN की तो लगभग 600 रुपए पर पर्सन के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आप हट्स में रुकते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से देना पड़ता है। अगर आप GMVN की डोरमेट्री या फिर हट्स में रुकना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग आप पहले ही ऑनलाइन करा लें। ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए आपको GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट gmvnonline.com पे जाना होगा। यहाँ जाके आप पहले से अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं केदारनाथ पहुंचने के बाद कि आपको वहाँ पे GMVN की डोरमेट्री या उसमें रुकने की सुविधा उपलब्ध हो पाए क्योंकि अधिकतम बार पहले से ही फुल हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों केदारनाथ मंदिर के पास में भी कुछ होटल बने हुए जहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं, मई जून में जाते हैं, यहाँ पे आपको रूम 3000 रुपए से लेके 4000 रुपए पर नाइट के हिसाब से चार्ज देना होगा। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं मतलब सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो मंदिर के पास जो होटल बने हुए इनमें आपको 800 रुपए से लेके 1000 रुपए में भी रूम मिल जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके थे केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले रुकने की व्यवस्था कर ली थी। अब यहाँ से फ्रेश होना है, चेंज करना है। चेंज करने के बाद जाना है आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने। शाम के समय आप जाइए केदारनाथ मंदिर में दर्शन करिए और यहाँ पे 6 बजे शाम को आरती भी होती है। आरती में सम्मिलित हुई। आरती में सम्मिलित होने के बाद फिर आप अपने रूम पे वापस आ जाइए। अब यहाँ पे बात आती है खाने पीने की क्या व्यवस्था है केदारनाथ मंदिर के पास में। तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे होटल बने हुए जिनमें आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में भरपेट थाल सिस्टम देखने को मिल जाता है। मतलब 150 से 200 रुपए में आप भरपेट खाना खा सकते हैं। इसके अलावा आप जिस होटल में रूम लेते हैं तो वहाँ पे भी उनके ऊपर कैंटीन बनी होती है छोटी छोटी। मतलब उन होटल में भी आपको खाने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो आप वहाँ पे भी भरपेट खाना खा सकते हैं। और दोस्तों दूसरे दिन भी आपको सुबह सुबह उठना है और जाना है केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने। सुबह सुबह आप जाइए केदारनाथ मंदिर में दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करिए। उसके बाद पीछे मंदिर के ही है एक भीमशिला। भीमशिला में जाके दर्शन कर लीजिए और भीमशिला के दर्शन करने के बाद 1 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करके आपको जाना है भैरव बाबा मंदिर। भैरव बाबा मंदिर में जाके भी आपको दर्शन कर लेने हैं। दर्शन करने के बाद आपको फिर से वापस आ जाना है सोनप्रयाग और सोनप्रयाग आने के बाद एक बार फिर से एक नाइट का स्टे आपको सोनप्रयाग में कर लेना है। चौथे दिन आपको सुबह सुबह उठना है। सोनप्रयाग से जाना है बद्रीनाथ। तो सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए सुबह सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक बहुत सारी बसें चलती है तो आप बाई बस सोनप्रयाग से बद्रीनाथ तक जा सकते हैं। तो दोस्तों चौथे दिन हमको सोनप्रयाग से निकलना है बद्रीनाथ धाम के लिए। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 210 किलोमीटर के आसपास है। जब आप सुबह सुबह बस से निकलते हैं तो बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाती है। अगर आप 6-7 बजे के आसपास भी बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं तो फिर आपको जाकर उसी दिन बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन कर लेने क्योंकि बस स्टॉप से मंदिर की दूरी मात्र 400 से 500 मीटर के आसपास की है। तो आप उसी दिन बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर लीजिए और वहीं बद्रीनाथ धाम में ही नाइट स्टे कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम में नाइट स्टे करने की क्या व्यवस्था है। बद्रीनाथ में भी बहुत से होटल, धर्मशाला और आश्रम बने। अगर आप आश्रम में रूम लेते हैं तो इसमें आपको 300 रुपए से लेके 500 रुपए के आसपास चार्ज देना पड़ता है। अगर आप होटल में रूम लेते हैं, आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो यहाँ पे होटल में आपको 800 रुपए से लेके 1500 रुपए में रूम मिल जाता है। अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं मतलब मई जून में बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2000 रुपए से लेके 3000 रुपए तक भी पर नाइट के हिसाब से रूम का चार्ज देना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भी GMVN की डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पे जो GMVN की डोरमेट्री की सुविधा उपलब्ध होती है वो मात्र 300 रुपए पर नाइट के हिसाब से उपलब्ध होती है। तो आप इसकी भी बुकिंग ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाके करा सकते हैं। अब बात करते हैं बद्रीनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे भी छोटे छोटे होटल बने हुए। यहाँ पे भी आपको 150 रुपए से लेके 200 रुपए में प्लेट सिस्टम देखने को मिल जाता है जिसमें आप भरपेट खाना खा सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर पहुंचने के बाद आपको वहाँ पे नाइट स्टे कर लेना और दूसरे दिन सुबह सुबह उठना एक बार फिर से जाना है बद्रीनाथ मंदिर में बद्री विशाल के दर्शन करने। दर्शन करने के बाद बद्री विशाल मंदिर के आसपास में भी 3-4 मंदिर बने, उनके दर्शन कर लेने। यहीं
पर गर्म कुंड भी बना है। अगर आप गर्म कुंड में स्नान करना चाहते हैं तो आपको गर्म कुंड में स्नान भी कर लेना है। बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद आपको जाना है बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर सीमांत गांव माड़ा, जो चीन की सीमा से लगता हुआ है। माड़ा गांव में भी कई दर्शनिक मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि भीम पुल, सरस्वती नदी, गणेश गुफा, व्यास गुफा, और माड़ा गांव तो खुद में एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ जाके भी आपको विजिट कर लेना और वापस आ जाना है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ वापस आने के बाद बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए बस चलती, तो आप बाई बस बद्रीनाथ से हरिद्वार वापस आ जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको माड़ा गांव घूमने में ज्यादा टाइम हो जाता है, वापस बद्रीनाथ आने के बाद बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए बस नहीं मिलती, तो आपको बद्रीनाथ से आ जाना है जोशीमठ। बद्रीनाथ से जोशीमठ के लिए शाम तक बसें मिल जाती हैं। आप जोशीमठ आ जाइए। जोशीमठ में आप एक नाइट का स्टे कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको 800 रुपए से लेके 1200 रुपए में रूम अवेलेबल हो जाता है। और फिर दूसरे दिन आप उठिए सुबह सुबह। जोशीमठ से बहुत सारी बसें हरिद्वार के लिए चलती हैं, फिर वहाँ से आप बाई बस हरिद्वार आ जाइए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप बाई बस अपनी यात्रा करते हैं तो कितना खर्च आएगा। अगर आप बाई बस हरिद्वार से पहले सोनप्रयाग तक जाते हैं तो इसके लिए आपको, अगर आप बस में बैठ के टिकट लेते हैं तो 500 रुपए के आसपास आपका टिकट बनता है। अगर आप ऑनलाइन तरीके से बस में टिकट पहले से ले लेते हैं तो इसके लिए आपको 700 रुपए से लेके 750 रुपए भी चार्ज देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की बस का किराया कितना है। तो सोनप्रयाग से बद्रीनाथ का किराया लगभग 550 रुपए के आसपास का रहता है, जब आप बस में बैठ के टिकट लेते हैं। जब आप ऑनलाइन तरीके से बस का टिकट लेते हैं सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए, तो इसमें आपको 750 रुपए से लेके 800 रुपए का भी चार्ज देना पड़ सकता है। और दोस्तों, जब आप बद्रीनाथ से हरिद्वार वापस आते हैं बस से, तो इसके लिए आपको 600 रुपए से लेके 650 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। अगर आप ये ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो इसके लिए आपको 850 रुपए से लेके 900 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आ रहा हो कि ऑनलाइन तरीके से बस की टिकट कैसे करनी। तो आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे रेड बस या फिर मेक माई ट्रिप पे जाके बस की टिकट ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। मैं किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो दोस्तों, आखिर में बात कर लेते हैं कि टोटल खर्च कितना आएगा दो धाम की यात्रा पे। अगर आप बाई बस अपनी दो धाम की यात्रा करते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं, तो इसमें आपका 5000 रुपए से लेके 6000 रुपए का खर्च आने वाला है हरिद्वार पहुंचने के बाद। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं हरिद्वार पहुंचने के बाद, उससे दो धाम की यात्रा करते हैं, 4 से 5 लोग हैं, तो पर पर्सन के हिसाब से 9 से 10 हजार रुपए का खर्च आ जाता है दो धाम की यात्रा में। तो दोस्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी कैसे आप दो धाम की यात्रा मतलब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक साथ कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो दो धाम यात्रा से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.